अक्सर हम खबरों में अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की बात सुनते हैं। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ ट्रेड की है? शायद नहीं। असल कहानी तो कुछ और ही है। एक ऐसे इंडस्ट्रियल वॉर की जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए इस पूरे मसले को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर अमेरिका और चीन के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे हम एक गलत नाम से बुला रहे हों? क्या होगा अगर ये ट्रेड वॉर है ही नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा और गहरा है? अच्छा, तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर जो टैरिफ लगाए हैं वो हैरान करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सीधे सीधे 100%। सोचिए, 100%। सेमीकंडक्टर्स और सोलर सेल्स पर 50%। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक खुला आर्थिक हमला है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये मामला सिर्फ टैक्स लगाने या न लगाने का नहीं है। जो जानकार इसे समझ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल वॉर है, एक औद्योगिक युद्ध। अमेरिका की असली कोशिश है भविष्य की टेक्नोलॉजी पर चीन को हावी होने से रोकना। तो सवाल उठता है कि भाई अमेरिका की ऑफिशियल लाइन क्या है, वो दुनिया को क्या बता रहा है? चलिए पहले उस कहानी को समझते हैं जो सबको सुनाई जा रही है। ऑफिशियली अमेरिकी सरकार का कहना है कि ये टैरिफ इसलिए हैं क्योंकि चीन गलत तरीके से ट्रेड करता है। मतलब वो अपनी कंपनियों को भारी सब्सिडी देता है, उनकी फैक्ट्रियां जरूरत से ज्यादा माल बना रही हैं और इन सब से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। अच्छा, तो ये तो हो गई ऑफिशियल कहानी। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस ऑफिशियल कहानी के पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी आर्थिक रणनीति छुपी हुई है। चलिए उसे समझते हैं। देखिए, असली वजह है चीन का इंडस्ट्रियल दबदबा। आज की तारीख में दुनिया के करीब 80% सोलर पैनल्स चीन में बनते हैं। 70% लिथियम बैटरी सेल्स भी चीन ही बनाता है। अब ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये तो ग्लोबल प्रोडक्शन पर एक तरह का एक तरफा कब्जा है। और जब आपके पास इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी हो तो एक खास तरह की आर्थिक स्ट्रैटेजी सामने आती है जिसे कहते हैं डंपिंग। इसका मतलब सीधा सा है, आपके पास जो एक्स्ट्रा माल है उसे दूसरे देशों के बाजारों में पानी के भाव बेच दो। नतीजा क्या होता है? उन देशों की लोकल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं। तो यहीं पर असली फर्क समझ में आता है। कहने को तो ये चीन को सजा देना है, पर असल में ये वेस्टर्न देशों, खासकर अमेरिका की अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने की एक डिफेंसिव लड़ाई है। वो ये नहीं चाहते कि कल को फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि ईवीज या एआई चिप्स के लिए उन्हें पूरी तरह चीन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सब कुछ सिर्फ टैरिफ से कहीं ज्यादा बड़ा है। हम असल में ग्लोबलाइजेशन के एक पूरे युग का अंत देख रहे हैं। वो ग्लोबलाइजेशन जिसे हम पिछले 30-40 सालों से जानते थे। एक बिल्कुल नया ग्लोबल दौर अब शुरू हो रहा है और ये नई सोच को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, पुरानी सोच क्या थी कि ट्रेड से देशों में शांति आती है, लेकिन नई सोच क्या है कि ट्रेड पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता आपको कमजोर और वल्नरेबल बना देती है। तो अब दुनिया एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रही है, फ्रेंड शोरिंग। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनियां अब अपनी फैक्ट्रियां उन देशों में लगा रही हैं जो राजनीतिक तौर पर दोस्त हैं, भरोसेमंद है, ना कि सिर्फ वहां जहां प्रोडक्शन सस्ता पड़ता हो। अब ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये सब लीगल है? क्या इंटरनेशनल ट्रेड के जो नियम कानून हैं उनके हिसाब से ये ठीक है? क्या एक प्रेसिडेंट अकेले ये सब कर सकता है? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की। कोर्ट ने इन टैरिफ्स को रोकने से साफ मना कर दिया। उनका तर्क था कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो तो प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। इसका नतीजा बहुत गहरा है। अब ग्लोबल ट्रेड नियमों या कानूनों पर नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स पर चल रहा है। मतलब जो देश ताकतवर है वो अपनी सुरक्षा का हवाला देकर नियमों को अपनी मर्जी से बदल सकता है। तो इस नई पावर पॉलिटिक्स का नतीजा क्या निकल रहा है? यही कि दुनिया धीरे धीरे दो बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक्स में बंटती जा रही है। एक तरफ है अमेरिका वाला गुट जिसका फोकस है इनोवेशन, चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर और फाइनेंस, और दूसरी तरफ है चीन वाला गुट जिसका पूरा जोर है बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग, कच्चे माल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और इस बंटवारे का सबसे बड़ा, सबसे सीधा असर क्या हो रहा है? दुनिया की सप्लाई चेन्स में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है। सीधी भाषा में कहें तो फैक्ट्रियां चीन से बाहर निकल रही हैं।
आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां एक स्ट्रैटेजी अपना रही हैं जिसे कहते हैं China+1। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीन से अपना सारा काम समेट रही हैं, नहीं। इसका मतलब है कि वो चीन के साथ साथ एक और फैक्ट्री किसी दूसरे देश में भी लगा रही हैं ताकि रिस्क कम हो सके। और ठीक यहीं पर भारत की एंट्री होती है। इस नई दुनिया में भारत एक बहुत ही ज़रूरी प्लेयर बन गया है, लेकिन उसके सामने एक खरबों डॉलर का सवाल भी खड़ा है। देखिए, गणित बहुत सीधा है। अमेरिका को चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को बैलेंस करने के लिए एक बड़ा ऑल्टरनेटिव चाहिए। और जब हम साइज, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और कैपेसिटी को देखते हैं तो इस रोल में सिर्फ एक ही देश फिट बैठता है, और वो है भारत। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी है। ये मौका अपने आप चलकर भारत के पास नहीं आ रहा। अगर हम आंकड़े देखें तो 2020 के बाद से नई फैक्ट्रियों को अपनी तरफ खींचने की रेस में वियतनाम और मेक्सिको जैसे देश भारत से आगे निकल गए हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? वजह यह है कि भारत में जितनी बड़ी ताकतें हैं उतनी ही बड़ी कुछ समस्याएं भी हैं। एक तरफ हमारे पास एक बहुत बड़ा लेबर पूल है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन दूसरी तरफ लॉजिस्टिक्स बहुत स्लो हैं, नियम कानून बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। यही भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास इस मौके को भुनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का वक्त है, एक 10 साल की विंडो। तो क्या भारत अपनी अंदरूनी मुश्किलों को सुलझाकर दुनिया की अगली बड़ी फैक्ट्री बन पाएगा? इस एक सवाल का जवाब आने वाले दशक का ग्लोबल इतिहास लिखेगा।